ये एक बड़ा ही भावनात्मक क्षण है मेरे लिए। और तकनीक का कितना बदलाव आ गया। अभी हम इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, ये भी एक इनोवेशन ही है कि हमारे ज़माने में सारी जो पाठ्य सामग्री है वो बाई पोस्ट आया करती थी और कोई इस तरह का विचार विनिमय नहीं होता था। अ, मैंने इंडक्शन प्रोग्राम में बताया भी था कि बनारस में मुझे वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज कीटगंज जाकर के मुझे अपना एनरोलमेंट कराना पड़ा। तो और जाना पड़ता था। आज बहुत सी चीज़ें हम ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज तो सर्वप्रथम सभी को बधाई हो नेशनल इनोवेशन डे पे। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही महान वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनके जन्मदिवस हम उसको मनाते हैं। आज का जो विषय है नेशनल इनोवेशन डे पे, इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सक्सेसफुल स्टार्टअप, ये दो चीजों से निर्मित है। एक तो इनोवेशन मैनेजमेंट और दूसरा स्टार्टअप। इनोवेशन, नॉर्मेशन भी कहते हैं हम, कभी नवाचार भी कहते हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि भारत में 2014 के बाद से स्टार्टअप इकोसिस्टम को निर्मित करने की दिशा में काफी प्रयास हुआ है। 20-22 साल के लगभग मैं रहा हूँ कॉर्पोरेट में। एक अच्छा खासा समय मैं एज ए कंसल्टेंट भी हमने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस साथ बिताया है। पर इतना अच्छा वातावरण कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन ये भी सही है कि जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं, 5 साल के अंदर 90% स्टार्टअप फेल हो जा रहे हैं और 10 साल होते होते मात्र 2% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है इनोवेशन, इनोवेशन का न होना। और कई बार इनोवेशन होता भी है तो हम उसका प्रबंधन नहीं कर पाते, मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान में अगर 100 पेटेंट हर साल जारी हो रहे हैं तो 100 में से मात्र 2% से भी कम पेटेंट्स एक कमर्शियली वायबल फिजिबल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। यानी कि नवाचार तो हुआ पर उस नवाचार का प्रबंधन नहीं हुआ, नॉर्मेशन तो हुआ पर उसका प्रबंधन नहीं। तो आज थोड़ा सा इसी को जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है लेकिन समय को ध्यान में देते हुए कार्य को करना है। देखिए, आज जिस युग में हम रह रहे हैं इसको हम इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये चौथी औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति के बारे में आप पढ़े होंगे। तो ये चौथी औद्योगिक क्रांति है और ये क्रांति मूलतः डिजिटल क्रांति है, जहाँ पे उद्योगों को स्मार्ट बनाना है, डिजिटलाइज करना है। आपने सुना होगा कई शब्द, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, मशीन लर्निंग की बात होती है, आईओटी की बात होती है। ये तमाम चीजें आज, चैट जीपीटी की बात शुरू हो गई, इन सब का प्रयोग करके आज इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। लेकिन हम जो आज स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो इस बात को समझने का प्रयास करें कि उनके स्टार्टअप में ये आज के ज़माने की चीज़ों का उपयोग कितना हम कर पा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि मात्र 10% सक्सेसफुल हो रहा है तो दो पार्ट है स्किल में, तीन बल्कि पार्ट कह सकते हैं आप। टेक्निकल स्किल, मैनेजर स्किल और ह्यूमन स्किल, ये इसको हम सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। तो हमें एक तो मैनेजर स्किल का ज्ञान होना चाहिए और दूसरी जो टेक्निकल स्किल्स हैं जिसमें इनोवेशन का पार्ट इन्वॉल्व होता है वो वहाँ भी इन्वॉल्व है जहाँ टेक्निकल है और जहाँ मैनेजर है वहाँ भी इन्वॉल्व है। और यही नहीं, अब जो हमारी ह्यूमन स्किल है, यानी हम जो इंसान एक दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेव करता है, ये भी एक इनोवेशन का पार्ट बन चुका है। अब वो ज़माना गया कि आप किसी को डांट के बात करेंगे, वो ज़माना गया कि आप किसी को नौकर समझ के बात करेंगे। वो युग खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको कलीग के रूप में बात करना पड़ेगा क्योंकि अवसर बहुत ज़्यादा हैं। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी आपके जो लोग हैं आपके साथ कितने समय तक रुकते हैं, बहुत बड़ी समस्या हो गई आज के समय में। तो हर जगह पे नवाचार की आवश्यकता है। अब पहले के विषय पे हम आ जाए कि ये जो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाता है, क्यों हम नवाचार पे इतना जोर दे रहे हैं। देखिए, फेल होने के कारण तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक और कारण है कि एक नई आइडिया आई, कुछ नया हमने डेवलप किया, फंडिंग आजकल आसानी से मिल जा रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फंडिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं अक्सर जाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं सर फंडिंग कहाँ से मिलेगी। मैं कहता हूँ फंडिंग महत्वपूर्ण नहीं है, फंड का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। आज कुछ बड़े नाम हैं
जो बहुत तेजी के साथ उभरे लेकिन आज के समय में नुकसान में जा रहे हैं, और ये 3 4 5 साल के अंदर कुछ हो रहा है क्योंकि फंड का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हुआ। तो एक तो पहली शुरुआत जो होती है किसी भी टेक्निकल चीज को जानने के साथ साथ एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए। जैसे एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाता है तो उसके एक कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले एक आर्किटेक्चर एक प्लान बनाता है, उस आधार पर जब बिल्डिंग का निर्माण होता है तो समय की भी बचत होती है, पैसे की बचत होती है, और जो स्थान होती है उसकी बचत होती है। तो एक तो बिजनेस प्लान हो, दूसरा जो एक किसी भी स्टार्टअप के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वो छोटे स्तर पे काम करता है तब बहुत दिक्कत नहीं है, पर वो जैसे ही उसको बढ़ाता है, इसको हम कहते हैं स्केल अप करना, जो उसका आकार बढ़ता है तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। तो स्केल अप कैसे किया जाए? हम अक्सर अपने, चूंकि हमारा भी सेंटर इंक्यूबेशन का हमारे संस्थान में, तो हमारे यहाँ से हर साल 2 3 बच्चे अपने अपना स्टार्टअप करते हैं, और मैं एक आपको गर्व की बात कहूंगा अपने लिए भी और संस्थान के लिए भी कि आज तक एक भी स्टार्टअप हमारा फेल नहीं हुआ। हम 5 वर्षों से इंक्यूबेशन सेंटर को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि मेन होता है पोस्ट इंक्यूबेशन सपोर्ट। इंक्यूबेशन तो हम करा देते हैं लेकिन उसके बाद उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पे। क्योंकि मैं खुद एक कंसल्टेंट भी हूँ, इंडस्ट्री से रहा हूँ, तो उनको पोस्ट इंक्यूबेशन सपोर्ट देना पड़ता है। और एक एक मंत्र हम देते हैं बच्चों को, ये आप सबके लिए भी है, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, ग्रो ग्रेजुअली एंड ग्रो ग्लोबली। थिंक बिग, बड़ा सोचिए लेकिन शुरुआत छोटे से करिए। अमेजन हो या फ्लिपकार्ट, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, आपको पता होगा कि इन्होंने ऑनलाइन बुक सेलिंग से शुरुआत किया था। फ्लिपकार्ट ने मात्र 4 लाख रुपया लगा के शुरुआत किया था। ग्रो ग्रेजुअली का अर्थ ये है कि बहुत तेजी से मत बढ़िए, क्योंकि जितनी तेजी से लोग बढ़े हैं हमने देखा कि उतनी तेजी से उनका ग्राफ डाउन हुआ। वो स्केल अप बहुत तेजी से नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़िएगा, क्योंकि देखिए किसी भी बिजनेस में रिस्क है, इस पे कोई शक नहीं, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता। लेकिन रिस्क को नियंत्रित किया जा सकता है, रिस्क को मैनेजमेंट, रिस्क का मैनेजमेंट किया जा सकता है, और उसका तरीका एक ही है कि आप ग्रेजुअली जब बढ़ेंगे तो कोई गलती भी अगर आप कर रहे हैं तो आप संभल जाएंगे और आपका फाइनेंशियल नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा एक चीज याद रखिए, हम सभी कंज्यूमर भी हैं, उपभोक्ता भी हैं, तो याद रखिए कि हम प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीदते हैं, हम सॉल्यूशन खरीदते हैं, समाधान खरीदते हैं। स्टार्टअप वही सक्सेसफुल है जो समाधान देता है। जो स्टार्टअप खाली दूसरे के प्रोडक्ट की कॉपी करके प्रोडक्ट बेचता है वो बहुत दिनों तक चलता नहीं। देखिए अभी जैसे मैंने आपसे फ्लिपकार्ट और अमेजन की चर्चा किया, ये जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये 3C मॉडल को अडॉप्ट किए। 3C मॉडल क्या है? चॉइस, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। इसका आप समझिए, सामान तो वो मार्केट में वैसे ही बिकता ही है, लेकिन किसी भी दुकान पे आप जाएंगे या किसी भी स्थान पे जाएंगे तो आपके लिए बड़ा सीमित चॉइस होती है। इन्होंने क्या किया, ढेर सारी चॉइस रखती, वो चाहे कोई भी आइटम हो, हर तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, हर तरह का कलर मिल जाएगा, हर तरह का प्राइस रेंज मिल जाएगा। कन्वीनियंस, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑर्डर किया, घर आपके पहुंच गया सामान, और आपका कॉस्ट भी बचता है, कुछ तो मिडिल मैन कॉस्ट बची है। और दूसरा कॉस्ट ऑफ परचेसिंग आपकी जो होती है, क्योंकि हम लोग तो सामान का दाम देखते हैं ना, सामान खरीदने के दौरान में जब हम आते हैं जाते हैं, हमारा ईंधन खर्च होता है, फ्यूल खर्च होता है, हमारी टाइम खर्च होती है, हमारी एनर्जी खर्च होती है, ये भी एक कॉस्ट का हिस्सा होता है। तो ये 3C मॉडल अप्रोच लेकर के आज जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं, जो आपको दिखाई पड़ती हैं, वो सब काम कर रही हैं इसी प्रकार से। जो है तो हम तो पहले तो कोई भी जब एक स्टार्टअप प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर रहा है, सोच रहा है, आइडिएशन कर रहा है, मैं आऊंगा आइडिएशन पार्ट पे, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तभी वो इनोवेशन काम का है। जैसे हम एक शर्ट बना रहे हैं, शर्ट में आगे से हर हर इनोवेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ना हो। सॉल्यूशन का मतलब वो कंज्यूमर फ्रेंडली हो, उसकी किसी समस्या का समाधान ढूंढता हो। जैसे हमने कहा हमारा शर्ट है, शर्ट में हम आगे से बटन लगाते हैं, एक शर्ट हम बनाए जिसमें पीछे से बटन लगा हुआ हो। अब आप इनोवेशन तो कह देंगे साहब ये इनोवेशन है, नवाचार है ना उनमें, लेकिन इसका उपयोग कौन करेगा? हम कस्टमर को फायदा पहुंचाने के लिए बैठे हुए, न कि उसे
परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं। आपके प्रोडक्ट को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत जटिलता नहीं पैदा करनी है, ये ध्यान रखना है। स्टार्टअप्स के लिए मैं एक चीज बता दूं कि ये सबसे उपयोगी और सबसे उचित समय है। क्यों? एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता रहा, 2020 तक किया, उसके बाद बंद कर दिया चाइना के दबाव में आकर के, जो ये बताता है कि किस देश में उद्योग लगाने के लिए और व्यापार करने की सहूलियत सबसे ज्यादा है और सबसे अच्छी है। इसमें भारतवर्ष का स्थान 2014 तक, कृपया इसको पॉलिटिकली न लें, क्योंकि एक जो इकोसिस्टम डेवलप होता है उसकी चर्चा करनी पड़ती है हमें। 2014 तक 190 देशों में हमारा स्थान 142 हुआ करता था, यानी 141 देश हमसे आगे थे। और 2020 तक हमने अपने को काफी इंप्रूवमेंट किया, भारतवर्ष ने काफी अपने को इंप्रूवमेंट किया, काफी अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया और हमारी पोजीशन 63 हो गई, 142 से 63, 190 देशों में। हालांकि भारत क्षमा कीजिएगा, तो खांसी से कोई दिक्कत हो रही है। भारतवर्ष आपको पता है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमारा स्थान 63वें पे तो नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि अगर हम टॉप 5 कंट्रीज में हैं इकोनॉमिकली, तो टॉप 5 में हमारा स्थान होना भी चाहिए जब डूइंग बिजनेस में। लेकिन फिर भी क्योंकि पिछले 3 वर्षों से क्योंकि चाइना प्रेशर डाल रहा था कि हमको हमारी पोजीशन रैंकिंग को ऊपर किया जाए, तो वर्ल्ड बैंक ने इस तरीके समझिए कि इस प्रक्रिया को ही बंद कर दिया किसी डिस्प्यूट को जन्म देने के लिए। लेकिन ये तय है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी इस माध्यम में लगे हुए हैं कि हमारे स्टार्टअप ज्यादा ज्यादा पैदा हों। एक चीज बहुत मैं थोड़ा सा कटु सत्य है लेकिन बोलना आवश्यक है, हमारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि अभी सरकार ने भी एक आधिकारिक घोषणा जारी किया है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, 2.5% से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, और ये संख्या दिन ब दिन घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। ये तो बार अब बार ये फॉर्म निकाल दे रहा है मीटिंग से। और ये आवश्यक है इस बात को समझ पाना कि अब हमारे पास, क्योंकि आबादी तो बहुत बड़ी हो गई हमारी, करीब हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं आबादी के मामले में, और आबादी बढ़ती है तो जटिलताएं भी बढ़ती हैं। तो हमारे पास उद्योग क्या है? हमारे पास हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, और ये प्राइवेट सेक्टर के उद्योग लाएगा कौन? उद्यमी लाएंगे, स्टार्टअप्स लाएंगे। तो ये हमारे सामने सिचुएशन है कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना ही पड़ेगा, हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आज मैं बताऊं, जैसा मैंने अभी चर्चा किया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक जारी होता है हर वर्ष कि इनोवेशन के मामले में कौन सा देश कहाँ पे है। यहाँ भी अभी 5 वर्ष पूर्व तक 131 देशों का इंडेक्सिंग होती है, हमारी स्थिति बहुत खराब थी, हम 107, 105, 106 ऐसे घूमा करते थे। विगत 2 वर्षों से हमने इम्प्रूव किया है और हमारा स्थान 40वां आया है। तो हमने बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन फिर मैं यहीं पे आऊंगा कि 40वां तो है, लेकिन 39 देश हमसे आगे हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, तो हमारा स्थान भी टॉप 5 में होना चाहिए। इतना बड़ा विशाल देश है और हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ की प्रतिभाएं विश्व के हर कोने में बैठी हुई हैं। हम वैज्ञानिक बना रहे हैं, हम इंजीनियर बना रहे हैं, और अब तो हम प्रधानमंत्री भी बनाना शुरू कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में प्रधान कितनी बड़ी प्रतिभा है, जो कि विश्व के तमाम देशों में फैली हुई है। तो अगर सही इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए तो हम इनोवेशन के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, नवोन्मेषण के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है? मैंने जैसा अभी बताया कि 2% से भी कम जो पेटेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के रूप में भाई अपनी माइक बंद कर या लो हरी। सर्विसेज के रूप में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि हम जो पेटेंट कर रहे हैं वो ज्यादा एकेडमिक हो जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, एकेडमिया में भी हूँ। सर और मेरी उस आईडी को ज्वाइन कीजिए, इससे ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ बढ़िया से। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के मैं चूंकि सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी हूँ, तो मैंने तीनों जगह पे देखा है कि इसको हम कहते हैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि पहले तो गवर्नमेंट की
सहायता तो हमें मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि उद्योग की आवश्यकता क्या है। और एकेडमिया को, जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमें रिसर्च का डायरेक्शन वो रखना पड़ेगा जहां पे जो भी पेटेंट हो वो समाज को लाभदायक हो, व्यक्ति को लाभदायक हो, उद्योग को लाभदायक हो, पर्यावरण को लाभदायक हो, तब जाकर के वो सही ढंग से हम नेशनल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें हमारी पोजीशन को हम इम्प्रूव कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। अब देखिए, एक जैसा मैंने कहा शुरू में कि इंडस्ट्री 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति, और इसके साथ जुड़ने के लिए दो चीजें बड़ी आवश्यक है। एजुकेशन 4.0। कोविड के बाद हमने देखा कि हमने बहुत तेजी के साथ इसको अपनाने का प्रयास किया, डिजिटलाइजेशन हुआ। आज हम सभी गूगल मीट पे बात कर रहे हैं, जूम पे बात करते हैं, ये भी उसी की देन है। हमने खुद, हमारे संस्थान ने एक मूडल का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म है जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूज करती हैं, उसका प्रयोग किया ताकि बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उनकी क्लासेस रेगुलर चलें, उनके असाइनमेंट्स रेगुलर जमा हो। इवन हमने एग्जाम भी उसके लिए, टेस्ट भी लिए उसके ऊपर। तो ये हमारे एजुकेशन 4.0 को नई शिक्षा नीति के अंदर काफी चीजों को समाहित करने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि आज जो समाज है वो भी सोसाइटी 4.0 की तरफ बढ़ गई है। आज चीजें बहुत तेजी, अब जैसे मैं तो मास कम्युनिकेशन का भी विद्यार्थी रहा हूँ, हो सकता है इसमें भी काफी मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हूँ। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, ये स्टार्टअप को डिजिटल मार्केटिंग है, जो स्टार्टअप के पास पैसा बहुत ज्यादा होता नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर सके, अखबार में एडवर्टाइजमेंट कर सके। लेकिन आप सभी युवा हैं, आप जानते हैं, आप में से बहुतों ने आज का अखबार नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अब आज का युवा अखबार कम पढ़ता है। शायद मैं कहूंगा कि हमारी त्रिपाठी जी की और पांडे जी की शायद जो जनरेशन है, या आपके पिताजी की जो जनरेशन है, ये शायद आखिरी जनरेशन है जो कि अखबारों को पढ़ा करती है। अब बच्चा जो है वो डिजिटल माध्यम से सूचनाओं को ग्रहित करता है। अब विज्ञापन हम अखबार में देंगे और युवाओं के लिए विज्ञापन देंगे तो शायद वो पैसा हमारा बेकार चला जाएगा। तो युवा कहाँ है? सोशल मीडिया पे। मैंने एक स्टडी किया है, शायद आप सहमत होंगे, कि इवन फेसबुक से भी अब युवा धीरे धीरे इंस्टाग्राम की तरफ मूव कर गया है। अब इंस्टाग्राम पे विज्ञापन लोग ज्यादा दे रहे हैं, यूट्यूब पे मूव कर गया, यूट्यूब पे विज्ञापन ज्यादा दिए जा रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा युवा जा कहाँ पे रहा, हमारी सोसाइटी मूव कहाँ पे कर रही है। हमें अपनी विज्ञापन की नीति, जो डिजिटल मार्केटिंग की नीति है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अब नवाचार को हम थोड़ा सा समझ लें। ये शब्द बहुत प्रयोग हो रहा है, नवोन्मेषण का प्रयोग हो रहा है, इनोवेशन का प्रयोग हो रहा है। ये कहीं भी हो सकता है। ये किसी तकनीक में, अगर एक नई तकनीक लेके हम आए, और मैंने कहा कि जो समाज के लिए उपयोगी हो, उद्योगों के लिए उपयोगी हो, व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, पर्यावरण के लिए उपयोगी हो, कोई नई प्रोडक्ट लाइन लेके आते हैं या कोई सेगमेंट लेके आ रहे हैं, या हमने उत्पादन का कोई नया तरीका खोजा, या हमने खुद के वर्तमान एक प्रोडक्ट में कोई बदलाव लाया। अभी मैं डिजाइन थिंकिंग में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्तमान उत्पादों में भी नवोन्मेषण करते हैं, तो उसको हम नवाचार कहते हैं। कभी कभी समाज, पर्यावरण और व्यापार तीनों को ध्यान रख के चीजें हो जाती हैं। आप सभी ने मेरे ख्याल से एलन मस्क का नाम सुना होगा, और उनकी टेस्ला कार का नाम सुना होगा। अभी भारत में बहुत चर्चा है उसकी, वो आ रहे हैं भारत में। हमारे, हम सभी को आभार प्रकट करना चाहिए हमें, हमारे गडकरी साहब का, क्योंकि ये चाहते थे कि हम चाइना में बनाएं और भारत में बेचें, क्योंकि भारत एक बड़ी मार्केट है। गडकरी साहब ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, बनाना भी यहीं पड़ेगा, बेचना भी यहीं पड़ेगा। आपको बनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप बनाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको, जो कि जितने भी उसकी बहुत सी जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है, बहुत सी एक्सेसरीज होती है, और बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको सप्लाई करने का हमको मौका प्राप्त होगा। तो वो विवश हैं, और ऐसा अभी खबर कुछ आई है कि वो सहमत हो रहे हैं कि हाँ, हम भारत में आकर के अपने प्लांट को लगाएंगे। ये भारत की ताकत है। आप समझिए, हमारी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। हमने हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। हमने कभी भी, देखिए, किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र, किसी भी संस्कृति को अगर उसका विनाश करना है तो एक ही काम करना होगा कि वहां के लोगों में हीन भावना को जन्म दे दीजिए। हम हीन भावना से ग्रस्त हो गए, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर देश हैं, छोटे, मतलब बहुत विकसित नहीं है। पहली बार इस राष्ट्र के अंदर स्वाभिमान जागृत हुआ है।
कि अगर आपको हमारे यहाँ आना है तो हमारी शर्तों पे आना पड़ेगा, हमारे लोगों के लिए आना पड़ेगा। हम चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया का आया, क्योंकि शुरुआत में आया तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट मेड इन इंडिया का था, स्वदेशी निर्माण की बात होती थी। फिर ये हुआ कि मेक इन इंडिया, इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हुई कि मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनाया जाए ताकि पूरे विश्व के लोग जो चाइना में जा रहे हैं निर्माण करने के लिए, वो भारत में आकर निर्माण करें। अब उसके लिए हमारे इकोसिस्टम, जो मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, उसको बढ़ाने की, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सरकार कार्य कर रही है, प्रदेश सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सब कार्य कर रही है। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि हमें हमारे युवाओं में, क्योंकि एक देखिए भारतवर्ष अभी बीएचयू के इंडक्शन प्रोग्राम में त्रिपाठी सर ने मुझे बुलाया था, तो वहां मैंने चर्चा किया कि हम सबसे सर्वाधिक युवा राष्ट्र हैं। हमारी 60% आबादी युवा है, आपकी आबादी है जो 40 साल से कम उम्र की है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारी जो स्किल है हमारे पास, वो 20% लोगों के पास ही है। 80% लोगों के पास वो स्किल नहीं है जिसकी आवश्यकता है। और ये भी बता दूं, जो वर्तमान में जो स्किल हमारे आपके पास है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट आई कि अगले 10 सालों में उसमें से 50% स्किल वो अनुपयोगी हो जाएगी, नई स्किल्स की आवश्यकता पड़ जाएगी। वहां पे नवाचार चाहिए। अभी मैं आपको जैसे छोटा उदाहरण बता दूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी। कभी हम सुनते थे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग जासूसी में होता है, पाकिस्तान से ड्रोन आके भारत में जासूसी कर रहा है, लाइक दैट। आज वो ड्रोन हमारे आपके घरों में घुस चुका है। आपको शायद जानकारी होगी कि, और देखा भी होगा आपने, कि विवाह समारोहों में जहां पहले हैंडी वीडियो कैमरे से शूटिंग किया करते थे, वीडियो फिल्में बनाई जाती थी, शादी की रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, आज वो सारा काम रिमोट से हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में जो कीटनाशकों का छिड़काव है, अब वो रिमोट से हो रहा, हाथ से नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हो रही, लेकिन उस इनोवेशन में इनोवेशन मैनेजमेंट कहाँ पे इन्वॉल्व है? अब मैं बताऊं आपको कि भारतवर्ष में आपको मालूम है कि चूंकि टेस्ला की कार काफी महंगी कार है, तो टाटा ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम 11 से 12 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहे हैं। बाकी आपके छोटी छोटी चीजें इलेक्ट्रिसिटी में शुरू हो चुकी हैं, ई बोर्ड शुरू हो चुका है आपके यहाँ, आपका ये जो टोटो है आपके शहरों में ये शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिक की बसें शुरू हो चुकी हैं। तो पर्यावरण एक बड़ा विषय है, इसमें काम चल रहा है और यहाँ पे स्टार्टअप के लिए बहुत संभावनाएं भी हैं। लेकिन अब इकोसिस्टम पे हम बात कर लें थोड़ा सा। भारत में ई व्हीकल्स के लिए जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, वहां पे आप पेट्रोल ले लेते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अभी बनारस में एक इशू हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड चलते हैं, तो एक नमो घाट बना है, अंतिम घाट है बनारस का, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। अब जो नाविक है बेचारे, उनको समस्या हो रही है कि अगर 80 घाट, क्योंकि मैं 80 पे रहता हूँ, 80 घाट से वहां जाने में कई किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, पता लगे आपकी 20% तो एनर्जी उसी में चली गई जा करके। तो जगह जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना रखी है। मैं आपको बनारस के गंगा जी के घाटों की बात बता रहा हूँ। ऐसा ही जब ये कार आएंगी, तो इनके लिए भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए ढेर सारे स्टेशन बनाने पड़ेंगे। अब अभी एक अनुमान ये लगाया गया कि एक अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग डायरेक्ट जाके करानी है एक कार में, तो 25 मिनट का एक एवरेज टाइम आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े होते हैं और पेट्रोल भरने में हार्डली 1 मिनट का समय आता है या 2 मिनट का समय आता है, पर लाइन कितनी लंबी होती है। अगर 25-25 मिनट एक कार में आएगा तो समझिए कितनी लंबी लाइन हो जाएगी और एक नई तरह की समस्या का जन्म हो जाएगा। तो टाटा ने इसमें एक इनोवेशन किया, टाटा बैटरीज ने, कि हम रिप्लेसेबल बैटरीज लाएंगे। जैसे हमारे घर में गैस का सिलेंडर होता है, सिलेंडर खत्म होता है, दूसरा सिलेंडर लगा के हम पुराना सिलेंडर वापस कर देते हैं। और आप देखिए तो एक अगर लाइन में खड़े होने का समय छोड़ दिया जाए, तो हम 2-4 मिनट के अंदर ही हमारी 2 मिनट के अंदर, अगर कार है तो 4 मिनट मान लीजिए, ये फ्यूलिंग का काम हो जाता है। तो टाटा ने कहा है कि साहब हम ऐसे स्टेशन लगाएंगे कि आपकी बैटरी निकाली जाएगी, मेजर की जाएगी कितने परसेंट उसके अंदर अभी बचा हुआ है, उसी हिसाब से रिड्यूस करके आपको नई बैटरी लगा करके आपसे उतना पैसा ले लिया जाएगा। एंड इट विल टेक हार्डली 5 to 7 मिनट्स। अब ये नवाचार हुआ, नहीं तो फिर इतनी लंबी लाइन हो जाएगी और आप समझ सकते हैं कि कारें अगर इतनी खड़ी होंगी तो जगह कहाँ। वैसे भी शहरों में कारें बढ़ गई हैं और ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा कारण ये हो गया कि हर घर में कार हो गई है करीब करीब।
अब जो आदमी 60-70 लाख का फ्लैट ले रहा है तो वो एक कार तो रखेगा ही अपने आप में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बीएचयू की, क्योंकि मैं बीएचयू का ही विद्यार्थी रहा हूँ, क्लास 1 to 12 केंद्रीय विद्यालय, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये पढ़ाई हुई वहां पे। तो हम लोग साइकिल से चलते थे और लंका चौराहा के एक चौराहा दूसरे चौराहा जाने में मुझे लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगता होगा, क्योंकि युवा होते थे तो बहुत तेजी से साइकिल चला के हम लोग पहुंच जाते सही थे। बात है सर, सही आज बात है। साहब आप अपनी बाइक नहीं चला पाएंगे वहां पे, आप स्कूटर नहीं चला पाएंगे, इतनी लंका पे हाँ जाम सर, लगने हाँ लगी सर। है। तो जो लोग भी वहां रहते हैं समझ सकते हैं। अब वन ये पॉइंट जान बनाया, लीजिए वन कि पॉइंट। इसमें कुछ चीजों को हम समझ लें, भाई यार अपने कितने म्यूट कर लो तरह के यार। इनोवेशन होते हैं। अब कृपया अगर माइक वन पॉइंट सर म्यूट आया कर था। दें तो अच्छा रहेगा। शुभम जी कृपया माइक को म्यूट कर दें। एक तो ये है कि जो इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन बिल्कुल नई चीज होती है। इनोवेशन इन्वेंशन फर्क है कि इनोवेशन जो चीज ऑलरेडी है उसमें हम कुछ बदलाव ला रहे हैं, लेकिन इन्वेंशन जो होता है वो भी आगे चल के इनोवेशन का एक कारक बन जाता है, जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में कन्वर्ट होता है, या हम किसी प्रोडक्ट लाइन को, बिजनेस लाइन का एक्सटेंशन कर रहे हैं या कभी कभी हम एक तरह का डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन उस तरह से नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव ला करके कोई चीज कर रहे हैं, और यह हम तमाम चीजों को मिलकर उसको सिंथेसाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इनोवेशन या नवाचार कहीं भी हो सकता है, इनोवेशन कहीं भी हो सकता है। प्रोडक्ट में, जैसा मैंने कहा, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, जैसा मैंने वो 3C मॉडल बताया। अच्छा, ये नहीं है कि ये जो 3C अप्लाई हो रहा है ये सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज में हो रहा है। मैं हमेशा स्टार्टअप्स को एक बात कहता हूं कि आप थोड़ा सा थोड़ा जागरूक रहिए, और की जिसको कहते हैं ना कि कीन ऑब्जर्वेशन, आपके आसपास क्या घटित हो रहा है उसको समझिए, समाज में क्या हो रहा है ये भी जानिए। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। एक केस स्टडी है एक तरह की। आप सबने मैट्रिमोनियल साइट में शादी.com का नाम सुना होगा, नंबर 1 पे साइट है, और आजकल उनके जो ओनर है अनुपम मित्तल साहब बड़े प्रचलित हैं, शार्क टैंक में आते रहते हैं जो है। पर इसकी शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी 98 में और 98-99 के दशक में बहुत तेजी से .com कंपनी इमर्ज कर रही थी। बेसिकली एनआरआई हैं, अमेरिका में थे। तो वहां पे इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया, और ये हम सब ने ऑब्जर्व किया हुआ है, कि संयुक्त परिवार टूट करके जो है और एकाकी परिवार बन रहे थे, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही थी। ये हमारे समाज का सत्य है। और आजकल तो न्यूक्लियर भी नहीं बोलेंगे बल्कि अल्ट्रा न्यूक्लियर हो गया। माता कहीं काम कर रहे हैं, पिताजी कहीं काम कर रहे हैं, भाई बहन कहीं और काम कर रहे हैं, यानी एक जगह पे पूरा परिवार है नहीं। अब चूंकि हमारे भारतवर्ष में आज भी एक परंपरा है कि हम लोग एक अरेंज मैरिज करते हैं, एक शादी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी व्यक्ति के बीच का संबंध नहीं है, दो परिवारों के बीच का संबंध माना जाता है। जब विवाह होता है तो दो परिवारों का विवाह होता है, एक तरह से आप कह लें। तो अब उसमें समस्या ये कि बड़े बुजुर्ग अब रह नहीं गए उसमें। मेरा स्वयं का संयुक्त परिवार, मुझे याद है गांव में 100 से ज्यादा लोग हुआ करते थे। आज वो बात नहीं रह गई है, और ये करीब करीब सब जगह पे हालात हैं। तो अब शादी ब्याह खोजे को, और आज भी पारंपरिक विवाह की अपनी परंपरा रही है। तो उन्होंने एक सोल्यूशन खोजा कि हम फिर वो, मैं 3C मॉडल को लाऊंगा, चॉइस, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। अब आप ऐसे मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाइए, अपनी जो भी स्पेसिफिकेशंस को भरिए, और आपको तमाम तरह के लोग मिल जाएंगे, विवाह योग्य वर वधु सब मिल जाएंगे। आप उसमें से अपना चयन करिए, चॉइस करिए। कन्वीनियंस है, जगह जगह जाके खोजने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली जहां बात हो गई वहां फिजिकली जाके मिल लीजिए, और आपका कॉस्ट भी बचा। ये मॉडल सामाजिक मॉडल है। अब इसमें कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ एक तरह की सर्विस सेल की जा रही है, लेकिन सर्विस किसकी? समाज की एक बड़ी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इसको जाने कि प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, बिजनेस मॉडल में क्या इनोवेशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रोसेस में क्या इनोवेशन हो सकता है प्रोडक्ट में और प्रोसेस से। समझ लीजिए छोटी सी बात, आप के घरों में ये प्रयोग होता है। आप पहले हैंड वॉश बड़े बोतल में लाया करते थे हाथ धोने के लिए, कभी कभार हम लोग धोते थे। कोविड आया तो हैंड वॉश का प्रचलन बढ़ गया कि भाई कोविड आया तो भाई सब लोग अपना अपना हाथ जो है धोए, ज्यादा धोए, ये दिशा निर्देशन हुआ, हम सबने प्रयोग किया। तो ये कंपनियां पहले से जागरूक हो गई कि हर बार आदमी को बड़ा डब्बा लेने की जरूरत नहीं, एक रिफिल पैक दे दीजिए। रिफिल पैक लेगा आदमी, उसको काटेगा और जो डब्बा ऑलरेडी पड़ा हुआ उसके अंदर डाल देगा।
लेकिन जब कोई चीज काट के फिर हम डाल देते, थोड़ा सा बचा रह जाता, तो हम लोग क्या करते थे, एक रबर बैंड से उसको कुछ बांध दिया, और कभी खुल गया रबर बैंड तो पता लगा कि आपका पूरा का पूरा जो है हैंड वॉश बह गया, निकल गया। अब आजकल आप नोटिस करोगे कि उसी के अंदर एक कैप लगा दिया गया है। अब देखिए हैंड वॉश वही है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बदली जा रही है, इनोवेशन, जिससे आपको सुविधा हो। ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशंस भी होते हैं, जहाँ पे कि आप एक, अब देखिए आजकल आप सुन रहे होंगे कि Can I ask वर्क question, फ्रॉम sir? होम का एक सिस्टम शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम। बहुत सी जगहों पे आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर ने बहुत काम किया है। बीच में मुंबई डिस्टर्ब ना करें। तो ये मैंने जैसे बताया कुछ कुछ तरीके हैं। अब जैसे कभी कभी एक दो तरह के इनोवेशन होते हैं, एक कहते हैं हम लोग रेडिकल इनोवेशन, यानी बहुत तेजी के साथ सारा बदलाव ला दीजिए, ये भी होता है। और कभी कभी इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन, यानी धीरे धीरे बदलाव लाइए। जैसे जो सबसे मुश्किल काम होता है, अपने संस्थाओं में देखा हुआ, उसको हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। बदलाव का प्रबंधन बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो जल्दी बदलना नहीं चाहता अपने आप को, वो अपनी पुरानी यथास्थिति को मेंटेन करना चाहता है। तो जैसे जब पहले तकनीक आई तो सब लोग रेजिस्ट करते थे, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं कर पाए। हमें याद है जब, काफी पुरानी बात है, जब कंप्यूटराइजेशन आरंभ हुआ, मैं एक इंडस्ट्री में काम करता था, और चूंकि मैं जीएम था वहां पे, तो मुझे काम दिया गया था। तो ये बहुत पुरानी बात है, करीब 97 98 के आसपास की बात है। तो पता लगा कि लोगों को ये लगा कि साहब ये कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारी नौकरियां चली जाएगी, और यूनियन एकदम खिलाफ में खड़ी हो गई। उनको समझाना पड़ा कि भाई किसी की नौकरी नहीं जाएगी, आपका काम अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं कहता हूँ, इसमें भी धीरे धीरे काम करना होता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन करना पड़ता है। एक जगह पे लगाया, उसको लाभ मिला, तो दूसरे को लगा कि हाँ यार इससे तो काम आसान हो जाता है, हम भी कर लेते हैं इस काम को लेकर के। तो ये कुछ तरीके होते हैं। और एक बहुत आजकल आप सुनते होंगे, डिसरप्टिव इनोवेशन। ये क्या करता है कि प्रेजेंट सिस्टम के पैरेलल में माइक दूसरे बंद सिस्टम करो को भाई, खड़ा कर देता प्लांट है। है। और और या म्यूट नहीं है, तेज करिए। सबसे आग्रह कृपया माइक बंद कर लें प्लीज, सबको दिक्कत हो रही है ना। तो अब जैसे मैंने अभी टेस्ला की चर्चा किया, अब ये एक समय आएगा आपका, क्योंकि ईंधन दुनिया में खत्म हो रहे हैं, इसको हम लोग को समझ लेना चाहिए। और भारतवर्ष क्यों इस पर ज्यादा जोर दे रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जोर दे रहा है, या इस तरीके के व्हीकल्स पे ज्यादा जोर दे रहा है? क्योंकि हम खाड़ी के देशों पे अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। आज जो आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो हमें डिक्टेट करते हैं अपने क्रूड ऑयल प्राइसिंग से, और उसका असर हमारे उत्पादों के जो कॉस्ट है उसके ऊपर पड़ जाता है। तो ये जब ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और इस तरह की जो व्हीकल्स डेवलप होंगी, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक समय आएगा कि जो पेट्रोलियम और डीजल संबंधित व्हीकल्स का स्थान लेती चली जाएंगी। और चूंकि एक सही बात है कि पूरी दुनिया में ये पेट्रोल और डीजल का भी एक अपना समय है, एक अनुमान है कि उस समय के बाद जब चीजें क्योंकि जीवाश्म आधारित होती हैं तो ये समाप्त हो जाएंगी, फिर तो बहुत बड़ी समस्या आ जाने वाली है। उसकी तैयारी भारतवर्ष अभी से कर रहा है। तो एक समय आएगा कि जब वो, अब जैसे आपके शहरों में, हमारे शहरों में, जो पहले हम लोग ऑटो रिक्शा चलाते थे डीजल से और उससे पेट्रोल से, अब वो धीरे धीरे उसकी जगह टोटो आ गया, इलेक्ट्रिक जनरेटेड आ गया। तो ये एक तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो पुरानी टेक्नोलॉजी को उठा गया। अब जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप भी देखते होंगे, अब धीरे धीरे लोग सिनेमा हॉल का एक अल्टरनेट डेवलप हो रहा है, और जो नॉर्मल टीवी है सीरियल्स है उसका अल्टरनेट डेवलप हो रहा है। ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो धीरे धीरे करके पुरानी टेक्नोलॉजी को बदल देती हैं। पहले हम लोग पुश बटन पे मोबाइल करते थे, आज हम स्मार्टफोन आ गया है। पहले आपका जो कैमरा था कोडक का, हम रील बना के करते थे, आज आपके स्मार्टफोन में ही कैमरा आ गया है। तो ये इसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो धीरे धीरे पुरानी टेक्नोलॉजी को बदलता है। तो ये चीजें तो आपके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो चेंजेस हैं नवोन्मेषण में, मैं उसकी चर्चा किया। अब त्रिपाठी सर कुछ 15-20 मिनट समय और ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। जी हाँ अच्छा, सर, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो क्योंकि थोड़ा विषय ऐसा है कि लगता है मुझे 15-20 मिनट समय और लेना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि शुरुआत, जैसे अगर इनोवेशन मैनेजमेंट करना है, नवोन्मेषण का प्रबंधन करना है, तो शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, कहाँ पे करना पड़ेगा?
देखिए पहली चीज जो होती है इसको हम कहते हैं कि आइडिया फनल। आइडिया फनल का अर्थ समझिए, मैं इसको बिल्कुल बहुत ही सामान्य भाषा में बता रहा हूँ। प्रबंधन के शब्द बहुत ऐसे होते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सामान्य भाषा में उसको समझिए। जैसे आपको एक बिजनेस करना या कोई भी काम है, आपका ढेर सारी आइडियाज आती हैं, बहुत सी आइडियाज आती हैं, लेकिन सारी आइडियाज पे तो काम नहीं हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, फनल आप जानते होंगे, हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं छानने के लिए। आप मैं कुछ ढेर बोल सारी सकता हूँ आइडियाज में सर? से नहीं ढेर तुम नहीं सारी बोलो। आइडियाज में से आपको जो ऐसी आइडियाज हैं जो कि बहुत उपयोगी नहीं है या पूरी तरीके से उपयोगी नहीं है, उसको आप छांटते हैं और जो उनमें से सबसे बेस्ट आइडियाज होती है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आइडिया का पहला तो आवश्यक है आइडिया का डेवलपमेंट। आइडिया के डेवलपमेंट के लिए हमने आपको बताया कि आपको पहले तो समस्या को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आइडिया किसी समस्या का समाधान लेके आएगी तभी वो एक सही आइडिया मानी जाएगी और तभी वो एक सही बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट होगी। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझिए, डेवलप करिए उस कॉन्सेप्ट को, और ये देखिए कि वो कॉन्सेप्ट वाकई में किन किन लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। और अभी हम लोग थोड़ी डिजाइन थिंकिंग की चर्चा करेंगे तो उसको विस्तार में बताएंगे, और फिर उसको टेस्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि प्लीज मार्केट में क्या लिसन मी उसका सर। रिस्पॉन्स आ रहा है, और मार्केट में उसका रिस्पॉन्स अगर सही ढंग से हो रहा है तभी जाकर उसको लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए एक शब्द आजकल बहुत प्रचलित हुआ है, इसको हम कहते हैं डिजाइन इनोवेशन। इसके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे कोर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कस्टमर है। कस्टमर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी चीजें किसके लिए हो रही है, हमारे आपके लिए हो रही हैं। तो कस्टमर की डिजायरेबिलिटी को समझना पड़ेगा, उसकी इच्छा को, उसकी आवश्यकता को समझना पड़ेगा, उसकी समस्या को समझना पड़ेगा। और फिर जो इनोवेशन में हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो देखें कि वो फिजिबल है कि नहीं है, वो लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, मानवीय दृष्टिकोण से। और उसके बाद जो बिजनेस मॉडल, अब देख लीजिए बिजनेस मॉडल की वायबिलिटी में मैं एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि ये जो जितने भी आपके ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हुए हैं, आप देखेंगे इनका पूरा इतिहास सक्सेस का 10 साल के अंदर का रहा। हालांकि बन पहले गए थे, क्यों? ये जब से आपकी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तब से ये कंपनियां बहुत तेजी के साथ चलने लगी। क्योंकि पहले क्या था कि आप डेस्कटॉप खोलिए, लैपटॉप खोलिए, फिर उनकी वेबसाइट पे जाइए, फिर जाकर के उनको ऑपरेट करिए, ये थोड़ा सा टीडियस टास्क था, थोड़ा मुश्किल काम था। आज की डेट में सबके ऐप्स प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए, छोटा सा बच्चा भी उस ऐप को ऑपरेट कर लेता है, ऑर्डर कर लेता है, प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। और यही नहीं, मैं आपको सरकारी सिस्टम में कहाँ इसका उपयोग हुआ है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है IRCTC, रेलवे की जो बुकिंग कराते हैं। अब ये देखिए कि एक जमाना था, मैं बताऊं, मैं BHU से MBA किया हूँ, हमारी समर इंटर्नशिप जो होती थी वो बॉम्बे में थी, तब बॉम्बे बोलते तभी मुंबई बोलते हैं, और हम दोनों गए वहां पे, वहाँ IT वही में BHU के लोगों का सारा अरेंजमेंट वहीं पर था रुकने का। अब हम लोग VT स्टेशन, जिसको आजकल CST बोलते हैं, वहां उतरे, और मैं बताऊं रिजर्वेशन हाथ से होता था रजिस्टर पे। त्रिपाठी सर अच्छी तरीके से पांडे सर जानते होंगे, उस समय में यही दौर हुआ करता था और लंबी लाइनें लगती थी। अब हम लोग यहाँ से वहां पहुंचे और फिर वहां खड़े हो गए लाइन में, क्योंकि 2 महीने बाद वापसी करनी है तो रिजर्वेशन 2 महीना पहले से कराना पड़ेगा। आज आप देखिए, आपको 1 मिनट भी समय नहीं लगता है। यहाँ भी आपके लिए चॉइस है, चॉइस ऑफ ट्रेन है, चॉइस ऑफ टाइमिंग है, चॉइस ऑफ बर्थ है, कन्वीनियंस है। कपूल ऑफ सेकंड्स में आप अपने रिजर्वेशन कर लेते हैं और आपकी कितनी कॉस्ट बच जाती है। तो आपके बिजनेस मॉडल की वायबिलिटी क्यों बढ़ गई आज? क्योंकि हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई है, और गांव गांव में हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है। तो इस इकोसिस्टम को समझिए। जब भी एक 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 नवोन्मेषण होता है तो आसपास के वातावरण को समझना होता है, क्योंकि जो भी इनोवेशन हो रहा है उसमें डिमांड और सप्लाई का बड़ा महत्व है। लेटेंट डिमांड, कोई डिमांड दिख नहीं रही लेकिन है, इन कंपनियों ने उस लेटेंट डिमांड को पता किया, जो छिपी हुई डिमांड थी, और उन्होंने वो हिसाब से सप्लाई किया। और आप ये देखिए कि कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करते हैं, कंट्रोल कौन कौन से तत्व कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि टेक्नोलॉजी एक तत्व हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक तत्व हो गया,
अब जैसे भी नई शिक्षा नीति आई है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये माना जा रहा है कि इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में विकसित करना पड़ेगा। अगर गांव-गांव तक हम दूरस्थ शिक्षा को पहुंचाना चाह रहे हैं, जैसे इग्नू इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है। अब जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा ही सही ढंग से नहीं होगी, वो लोग तो इस गूगल मीट में कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, या होंगे भी तो बार-बार नेटवर्क की समस्या आएंगी उनके लिए। तो ऐसे बहुत सी चीजों को हम देखें, समझे, जाने। जीवन में हर जगह घुस चुका है ये। अब हम अभी मैं आपको जब ध्यान दिला रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो। चाहे मैंने फ्लिपकार्ट की बात किया, नौकरी.com उठा के देखिए। हमें याद है कि नौकरी खोजने का जरिया एकमात्र अखबार हुआ करता था। आज आप नौकरी.com में अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कराइए और आपके पास इंक्वायरी जानी शुरू हो जाएंगी जाकर के। और ऐसे आप बहुत से जॉब साइट्स आ गए। नौकरी.com तो पुराना केस है, बस सबसे सक्सेसफुल केस रहा है। और वहां भी वही है, चॉइस, कन्वीनियंस, कॉस्ट की बात रही है। आप ट्रैवल पोर्टल्स पे जाइए, चाहे वो यात्रा.com हो, चाहे मेकमाईट्रिप.com है। अब आपको सब चीजें, चाहे वो होटल सुविधा हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, सारी की सारी सुविधाएं, टैक्सी हो, सब एक जगह पे प्राप्त हो जा रही है। अगेन, चॉइस, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। चाहे आप कोई रूम्स को उठाइए, चाहे ओला या उबर टैक्सी सर्विसेज को उठा के देखिए, तो नई चीजें इमर्ज कर रही हैं, नई चीजों के इम्प्लीकेशंस बढ़ रहे हैं। वो चाहे B2B मॉडल्स हो, या बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, चाहे B2C मॉडल या बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन होता है, चाहे C2C हो, कस्टमर टू कस्टमर हो, चाहे C2B हो। तो इनको लेके अभी देखिए नए नए स्टार्टअप नए नए एरियाज में आ रहे हैं। BPOs का केस आप जानते हैं, बड़ा पुराना हो गया लेकिन काफी उपयोगी हो रहा है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, देखिए हम लोग इस समय जिसे इसको हम कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, जिस युग में रह रहे हैं इसको नॉलेज इकोनॉमी बोलते हैं। आपके ज्ञान का पैसा है आज मिल रहा आपको। और आज के समय में ये जो आपका ऑनलाइन माध्यम है, ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत सदुपयोगी हो गया है। एक हम लोग एक टर्म और यूज करते हैं, सोलोप्रेन्योर्स, यानी आप एक तरह के एंटरप्रेन्योर हैं, आप अकेले ही सब काम कर रहे हैं, आपको लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे कंटेंट डेवलपर्स हैं, आजकल आप देखते होंगे, आप कंटेंट राइटिंग, जो लोग इसमें मास कम्युनिकेशन के बच्चे हो या किसी को भी जिसको लिखना बहुत अच्छा आता हो, आपके लिए कंटेंट राइटर्स की डिमांड, आपको अकेले ही काम करना, यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। तो वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कोई विधा आपको आती हो, कोई मैनेजमेंट की विधा आपको आती हो, आपको तमाम देश के लोग आपको टच करेंगे, भाई ये मुझे बता दीजिए कि मुझे अपनी कंपनी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको ये विधा आती है, बता दीजिए, उसका पैसा दे दीजिए उससे। ऐसे LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इस सब जगह आप देखिए, वो चाहे AI ML की क्लाउड कंप्यूटिंग हो, बिग डेटा हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, सब जगह इसका प्रयोग हो रहा है। और जो हमारे पर्यावरणीय तत्व हैं, जैसे आज एक 3R अप्रोच है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अभी बनारस में स्वच्छता अभियान पे काफी जोर हो रहा है। और बनारस में एक, चूंकि बनारस में एक समस्या है, जो लोग बनारस से रहने वाले जानते हैं, यहाँ मवेशी बहुत गलियों में घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और एक कहीं भी गोबर हो गया, ये हो गया, सब समस्या रहती है। अभी यहाँ पे एक प्लांट लगाया गया है जो इन गोबर को कलेक्ट कर रहा है गलियों से और उनका एक पूरा बायोगैस प्लांट बना है, जिसको अडानी ने स्टैब्लिश किया है बनारस से मुश्किल से 20-25 किलोमीटर दूर पे एक जगह है, शहंशाहपुर। तो वहां पे भी इनोवेशन की गुंजाइश आ रही है, जिससे कि कार्बन एमिशन कम से कम हो। आजकल इसको बोलते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रीन इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ग्रीन केमिस्ट्री है। टेक्सटाइल सेक्टर में वेस्टर्न कंट्रीज में अब वो कह रहे हैं कि हमें सिंथेटिक केमिकल बेस्ड पेंट्स वो नहीं चाहिए, कलर्स नहीं चाहिए, हमें ऑर्गेनिक कलर्स दीजिए। अब इस पे काफी इनोवेशन हो रहा है। इसके अलावा ग्रीन पावर पे, बायोफ्यूल्स पे, सोलर एनर्जी एक बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर बन के आ रहा है। मैं चूंकि अब इनोवेशन पे बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ी सी चर्चा अपने संस्थान की बता दूं। हमारा जो संस्थान है ये निजी क्षेत्र का, पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जहां पूरी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी पे चलती है। आप कभी हमारे संस्थान में आएंगे तो उनकी छतों पे सारी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, और हम बल्कि बिजली का अधिक उत्पादन होता है तो हम राज्य सरकार को बेचते भी हैं बिजली को। भारतवर्ष एक ऐसी जगह है जहां पे से 10 महीने सूर्य की किरणें बहुत अच्छी अवस्था में आती हैं, और सोलर एनर्जी का जन्म कर उत्पादन हम करके बहुत से अपने फ्यूल को सेव कर सकते हैं। इस फील्ड में काफी काम हो रहा है। ये भी एक क्षेत्र है जिसमें कि आप सोच सकते हैं, जो थोड़ा सा तकनीकी बैकग्राउंड को रखने वाले लोगों, बायोफ्यूल्स का है, बायोमास का, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। और यही नहीं,
एक बात और मैं बता दूं आपको, जब भी आप कुछ सोचते हैं आपके अंदर आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। बिलीव इन योर आइडिया। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, जो उद्यमी की जो मानसिकता होती है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आपके पास एक साइज हो गई तो आप स्टार्टअप नहीं रह गए, अब आप एक स्थापित उद्यमी हो गए। वो क्या होता है, वो सेल्फ स्टार्टर भी होता है और सेल्फ मैनेजर भी होता है, इनिशिएट करने वाला होता है। एक समस्या हमारे समाज में है, खास करके मैं कहूंगा हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब उत्तर भारत में ज्यादातर ये समस्या है कि हम कभी भी उद्यमियों को सम्मान नहीं देते। हमारे यहाँ कोई 20-25 हजार की नौकरी पा जाता है तो हम उसको बहुत सम्मान देते हैं, उसको बड़ी इज्जत करते हैं और हम कहते हैं कि साहब ये देखिए क्या फला कंपनी में नौकरी पा गया। लेकिन जब वही बच्चा अपना काम स्टार्ट करता है तो समाज के लोग यही कहते हैं कि अच्छा क्या नौकरी नहीं मिली क्या तुमको, वो हतोत्साहित हो जाता। हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है, खास करके मैं उत्तर भारत के लोगों से अपील करता हूँ कि आप ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे जो बच्चे हैं हमारे घर परिवार में जहां भी हैं, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करें, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास करें। क्योंकि जब आइडियाज आए तो आपके दिमाग में 4 प्रश्न उठने चाहिए। जो भी आइडिया आप आइडिया फनल से निकाल के लेके आए, क्या ये परमिशन दे रहा है हमारे कस्टमर को समस्या है, या जिसके लिए हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्या समस्या है, और दूसरा जो आपने इनोवेशन किया है वो उसकी किस समस्या का समाधान कर सकता है, और तीसरा जो आपका इनोवेशन है उसका पेमेंट क्या वो कर सकता है, क्या पे कर, क्योंकि बिजनेस तो पे एकमात्र उद्देश्य है कि वो प्रॉफिट में हो। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो कितने दिन चलेगा। तो जो भी हमने इनोवेशन किया है उत्पाद के रूप में, हम जो बेचना चाहते हैं उसकी प्राइस देने के लिए कस्टमर तैयार है कि नहीं है। और जो चौथा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो रिपीट बाइंग कितनी बार कर रहा है। क्योंकि कोई भी कस्टमर बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसको टिकाए रखना अपने पास, और वो बार बार आपके यहाँ खरीदे, वो कस्टमर की जो लॉयल्टी कही जाती है उसको लेना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और लॉयल्टी नहीं है, उसकी एडवोकेसी भी होनी चाहिए, खुद भी वो अच्छा काम करे, दूसरों को भी कहे कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको आप खरीदें। लाख बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर उसका प्रचार करें, लेकिन आपका प्रोडक्ट, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, आपका भाई बहन अगर बोलता है कि ये अच्छा है तो आप उसको अच्छा मानेंगे। अगर वो कह देगा कि खराब है तो आप नहीं लेंगे, लाख कितने भी बड़े सेलिब्रिटी उसका प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जो संतुष्ट कस्टमर है वही सबसे बड़ा आपका सेलिब्रिटी है। तो आपकी इनोवेशन मैनेजमेंट में आइडिया क्रिएशन के साथ साथ उसको टेस्ट करना है, उसको स्केल अप करना है, और जरूरत पड़ने पर उसको रिन्यू करना है। ये चीज को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आइडिएशन बड़ी बात नहीं है, उसकी जस्टिफिकेशन बड़ी बात है। माइक बंद कर लो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। मैं 2 उदाहरण दूंगा डिजाइन थिंकिंग के, आप समझ लेंगे। कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं, कहीं भी मैं जाता हूँ, कि सर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, हम कैसे उसको उसे जीत पाएंगे। अब इनोवेशन का काम देखिए, मैं 2 उदाहरण दूंगा, आप मेरे ख्याल से समझ जाएंगे इन चीजों को। और ये एक तो मैं अपने बचपन का उदाहरण दूंगा, वो त्रिपाठी साहब समझ पाएंगे इस बात को। टाटा का नारियल तेल आया करता था, वो बहुत हार्ड टिन पैकिंग होती थी, बहुत ही एल्युमिनियम की बड़ी कड़ी सीलिंग हुआ करती थी। और मुझे याद, हम लोग बच्चे थे, हमारी स्वर्गीय माता जी चाकू से उसको काटती थी, और काटने में उंगलियां भी घायल हो जाती थी, कट जाती थी। क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, उनकी मोनोपोली थी, टाटा की कंपनी थी टॉम्को नाम से, वो बहुत सालों तक चला। एक कंपनी आ गई, मैरिको इंडस्ट्री, जिसको आज आप सभी पैराशूट तेल के नाम से जानते हैं, नारियल तेल के नाम से जानते हैं, जो मार्केट लीडर आज के डेट में। और उसने क्या किया, भाई नारियल तेल में तो आप कोई बदलाव कर नहीं सकते, नारियल तेल तो नेचुरल प्रोडक्ट है। तो उन्होंने उसको सिंपल एक प्लास्टिक के कंटेनर में लेके आए, किसी को कुछ नहीं करना था, उसका ढक्कन खोलना, तेल निकालना, लगा देना। इतनी बड़ी जो मुश्किलात थी उससे उसने निजात दिलाया। उसके बाद देखिए देखिए मैंने कहा ना, इनोवेशन एक डायनेमिक प्रोसेस, इसको रेगुलर करते रहना, ये नहीं कि एक बार इनोवेशन हो गया तो कहानी खत्म हो गई। अब नारियल तेल का स्वभाव आप सभी जानते हैं कि ये गर्मी के दिन में तो पिघला रहता है, जाड़े के दिन में जम जाता है। जाड़े के दिन में ये जम गया। अब जाड़े के दिन में जम गया तो बड़ी मुश्किल से वो कैसे भी कुछ डाल वाल के निकालना पड़ता, तो दिक्कत करने लगा। अब इन्होंने क्या किया कि चौड़े जार वाला एक कंटेनर लाया, तो आराम हो गया, आराम से नारियल तेल निकल जाया करता था। लेकिन जब गर्मी का दिन आया तो समस्या हो गई कि जार तो चौड़ा है, तेल पिघल चुका है, आप थोड़ी मात्रा में निकालना चाहेंगे तो ज्यादा निकल जाता था।
तो उन्होंने उसके चौड़े ढक्कन के में ही छोटा एक ढक्कन और बना दिया, जो आज भी आपको दिखाई पड़ता है। और एक समय ये आया कि टाटा को अपना नारियल तेल की कंपनी बेचनी पड़ गई, वो मार्केट से आउट हो गया, जबकि वो कितने बड़े प्लेयर थे। और एक बिल्कुल नई कंपनी, अब तो खैर मैरिको इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, एक बिल्कुल नई कंपनी उस समय का वो स्टार्टअप था। भले स्टार्टअप टर्म आजकल ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन स्टार्टअप की प्रक्रिया पुरानी है। छोटी सी कंपनी मैरिको इंडस्ट्री ने आके इतनी बड़ी टॉम्पो को रिप्लेस कर दिया। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा, मैं आपको ये उदाहरण आपके लिए इसलिए दे रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है अगर आप। और यहाँ देखिए, उन्होंने इनोवेशन किसी प्रोडक्ट में नहीं किया। नारियल तेल में कहां से आप कुछ बदलेंगे, नारियल तेल नारियल तेल होता है। खाली पैकेजिंग में इनोवेशन हुई, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी इनोवेट करके आप एक मार्केट लीड दे सकते हैं। और दूसरा, मैं ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि अभी भी कृषि को हमने उद्योग का दर्जा नहीं दिया है, जबकि 70% आबादी गांव में रहती है। और अभी हम लोगों ने देखा कोविड के समय में लोग शहरों से कमा कमा के बीच छोड़ के गांव भाग गए, पैदल ही चल पड़े लॉकडाउन के समय में, कि हमारी जीवन बच जाएगा, खाने को मिल जाएगा। हमारी प्रगति किस काम की है कि हमारे पास 2 महीने का राशन नहीं, वो आदमी जो गांव में काम करता, शहरों में काम करता। कारण यह है कि हमने तो विकास के द्वीप और महाद्वीप बना डाले। उनका नाम रख दिया गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई या चेन्नई या हैदराबाद या बैंगलोर, कि भैया अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इन्हीं जगहों पे जाना पड़ेगा। 70% आबादी जो गांव में रह रही है, उसके लिए तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। ग्रामोद्योग को बढ़ाने की आवश्यकता है, रूरल जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम देखिए, हम लोग जब क्लासिकली एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि उसके कुछ तत्व होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरेबिलिटी। अब हर किसान जो है वो एक सूक्ष्म उद्यमी है। सूक्ष्म उद्यमी इसलिए है कि लैंड उसका होता है, जमीन उसकी होती है, लेबर परिश्रम उसका होता है, कैपिटल अपना धन बेचारा खुद ही लगाता है। और रिस्क क्या साहब, वो तो अनसर्टेनिटी में जीता है। किसान से ज्यादा कौन रिस्क लेता है, कब पानी बरस जाए, कब ओला पड़ जाए, कब तूफान आ जाए। एक ही चीज उसके अंदर कमी होती है, एंटरप्रेन्योरेबिलिटी। उसके अंदर उगाने की तो क्षमता है, पर बेचने का उसको ज्ञान नहीं है। और यहीं पे मैं उन छात्रों से कहूंगा जो लोग भी बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, और भी क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, अगर ये हाथ मिला ले हमारे किसानों के साथ तो हमारा किसान विकसित हो जाएगा। अभी कौशल्या फाउंडेशन, जो लोग बिहार के लोग हैं जानते हैं, उन्होंने बिहार और झारखंड में 40,000 किसान परिवारों को जोड़ा। और कौशलेश कुमार जी है उनका नाम, वो IIM अहमदाबाद के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। आपको मालूम है IIM अहमदाबाद के टॉपर को करोड़ों से ऊपर की सैलरी प्राप्त होती है। पर मैं उनकी तारीफ करूंगा, उन्होंने नौकरी को छोड़ा, बिहार आ गए, पटना अपने मूल स्थान पे। उन्होंने किसानों को जो है ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जैविक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को उन्होंने कहा कि आप उसको उगाइए और हम इसको बेचेंगे। और उन्होंने लोगों को समझाया कि 3 से 5 किलो का एक एवरेज इनटेक हम करते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स का, पानी के रूप में, हवा के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में। इसलिए आजकल आप तमाम तरह की बीमारियां बहुत कम उम्र में देखते हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ी महंगी जरूर पड़ेगी आपको सब्जी या फल, 10%, लेकिन आप कितने हजारों रुपए अपनी जो दवा में खर्च करते हैं वो आपको बच जाएगा। और आज अभी आप गूगल करेंगे, आप देखेंगे कि 35 से 40,000 परिवार पूरे बिहार और झारखंड में आज। तो 40,000 परिवार का मतलब आप समझ रहे हैं, 40,000 परिवार का अगर मैं एक एवरेज 5 लोगों को भी एक परिवार में मान लेता हूँ, कहीं 6 भी होते हैं, कहीं 4 भी होते हैं, तो वो करीब 1.5 से 2 लाख लोग हो जाते हैं। एक व्यक्ति के प्रयासों से 1.5 से 2 लाख लोगों का जीवन चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर की पावर, एक स्टार्टअप की पावर। सोचिए अगर आप सभी युवा जागृत हो जाएं और ये आरंभ कर दें तो इस देश का कायाकल्प हो सकता है। किसानों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम उनको ये समझते हैं कि ये बेचारा आर्थिक रूप से तो कमजोर है, ये इसके पास ये आइडिया वाइज भी वीक है, इसके पास आइडिया भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, किर्लोस्कर कंपनी का नाम आपने सुना होगा। ये एग्रीकल्चर पंप की एक बहुत बड़ी कंपनी रही है, और भी जनसेट में रही है, तमाम क्षेत्रों में रही है। तो ये करीब 20 साल पुरानी घटना है। वो अपना एक एग्रीकल्चर पंप किसी गांव में इंस्टॉल करने गए थे, और करीब 20-25 साल पहले रिमोट कंट्रोल का दौर शुरू हुआ था। तो एक किसान ने
क्योंकि गांव में भी टीवियां आ गई थी, लोग रिमोट से चला रहे थे, तो एक ऐसे ही एक मासूमियत के साथ सवाल किया, क्योंकि गांव से जो लोग जुड़े हैं वो जानते होंगे, अब तो खैर बिजली की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक हो गई है। ने हम लोगों ने वो दौर देखा है कि हफ्ते में एक दिन बिजली आया करती थी, रात को कभी बिजली आ रही 2 बजे, कभी 3 बजे। अब जरा कल्पना करिए कि गांव के किसान को जाड़े में अगर सिंचाई करनी है और रात को 3 बजे बिजली आ रही, 2 बजे बिजली आ रही, तो उस जहां हम लोग रजाई गद्दे में घुसे रहते हैं, वो गांव में जाता है, अपने खेतों में जाता है, क्योंकि गांव में बहुत से खेत दूर पे भी होते हैं, कि किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे भी खेत होते हैं, और वो सिंचाई करता है। तो उसने ऐसे ही कहा कि अगर ये पंप भी रिमोट बेस्ड हो जाए, रिमोट कंट्रोल बेस्ड हो जाए, तो हमारा बड़ा काम आसान हो जाएगा। हम यहीं से शुरुआत उसको स्टार्ट कर लेंगे, यहीं से बंद कर लेंगे, क्योंकि अंदाजा तो होता है कितने देर में खेत भर जाएगा हमारा। तो लोग हंसने लगे। याद रखिए, जब भी आप एक इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे तो समाज हंसेगा आपके ऊपर, इसकी परवाह कभी मत कीजिएगा। आप देखिए, जितनी आइडिया को हम समझते हैं बेकार आइडिया, वो बहुत सक्सेसफुल आइडिया हो जाती है। अब आप OLX का सुने होंगे नाम। अब हम लोग क्या, वो क्या है, हमारा गार्बेज आपके घर पे, आपका गार्बेज हमारे घर पे, ही तो है कुल मिला जुला के, लेकिन ये चल रहा है, सक्सेसफुल मॉडल है, C2C मॉडल है। किर्लोस्कर वाले लोगों ने आपने R&D वालों को बताया कि भाई एक किसान ऐसी चर्चा कर रहा था, क्या ये संभव है? उन्होंने रिमोट कंट्रोल बेस्ड मोबाइल पंप कंट्रोलर बनाया। अब गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, और बड़ा अच्छा ऑपरेट करना शुरू कर दिया। एक और कंपनी है टेक्समो, जो कि कोयम्बटूर की कंपनी है, वो एग्रीकल्चर पंप में बहुत ही एडवांस स्टेज पे काम कर रही है। आपको मालूम है, रिमोट कंट्रोल जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो उसकी सीमा होती है, जैसे हमारे घरों में भी रिमोट कंट्रोल होती है, एक सीमा, वहीं तक वो ऑपरेट करेगा, उतनी दूरी के बाद ऑपरेट नहीं करता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे इनोवेशन इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब GSM टेक्नोलॉजी तब तक आ चुकी थी। टेक्समो ने GSM बेस्ड टेक्नोलॉजी पे एक मोबाइल ऑटो पंप कंट्रोलर बनाया, इसकी डिटेल्स आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इवन अमेरिका में भी अगर आपका पंप है और आप यहाँ से बैठ के, चूंकि अब आपको तो स्मार्टफोन से ऑपरेट करना, आप चाहे तो उसको बंद करिए, चाहे तो खोलिए। तो आइडिया किसकी थी? एक किसान, जिसको हम साधारण किसान समझते हैं, उसके पास एक आइडिया थी। उस आइडिया को इतनी बड़ी कंपनियों ने इनकैश किया लेकर के। अब ये डिजाइन इनोवेशन प्रोसेस है। तो यहाँ 3 चीजें आ गई। ह्यूमन वैल्यूज की, जैसे मैंने कहा कि उसकी यूजेबिलिटी और डिजायरेबिलिटी, यानी उसकी इच्छा, उसकी समस्या को समझना, और टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी। वो जो टेक्नोलॉजी आई वो इसलिए आई क्योंकि अब GSM टेक्नोलॉजी प्रिवेल कर रही है, ना होती तो ना ही ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं होता। और जब ये 2 चीजें आ जाती हैं तो विजिबिलिटी आती है, ताकि हम किसी भी तैयार कर सकें। तो ये जो डिजाइन पहला है, जिसको कहा जाता है एम्पैथाइज करना। एम्पैथाइज का मतलब दूसरों की समस्या को अपनी समस्या को की तरह समझना। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग है हिंदी में, संवेदना। दूसरों की वेदना को स्वयं की वेदना समझना, यही है संवेदना। तो पहले तो आपके अंदर वो संवेदना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि दूसरे की समस्या अगर मेरे सामने आ जाए तो मेरे साथ क्या दिक्कत होगी। और जब आप ये संवेदना से किसी समस्या को देखेंगे तो आप उसे डिफाइन करेंगे, उसे विश्लेषित करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक मुद्दा आया, किसान ने बोला, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया, किर्लोस्कर वालों ने उसको समझने की कोशिश किया, सर कब और तक जब उसको चलेगा अभी? समझा तो वहां से आइडिएशन होता है। तीसरी स्टेज होती है आइडिएशन। अब आइडिया डेवलप हो कि हाँ, हम इस तरह की एक रिमोट कंट्रोल बेस्ड पंप बना सकते हैं। प्लीज इन्फॉर्म और मी। फिर अगला स्टेज, चौथा स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोटाइप, यानी किसी चीज को छोटे स्तर में बना करके और उसको मार्केट में टेस्ट करना कि उसकी क्या सिचुएशन आती है। 5वां स्टेज है टेस्टिंग। अगर वो सही है तो ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया, नहीं है तो फिर से रीटेस्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो ये डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको तमाम चीजों को लेकर के, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के समझना पड़ता है। इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करना पड़ता है, जहाँ फोर एक पीपल भी होगा, लोग भी होंगे, पॉलिसी भी होगी, कंपनी की भी पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होगी, एक प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से वो इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, नवोन्मेषण होगा, और उसके लिए एक एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट की जरूरत होगी। और फिर जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, कौन करेगा, उसके प्रोडक्ट क्या होगी, प्राइस क्या होगा, प्लेस क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, पीपल कौन से होंगे, उसका फिजिकल एविडेंस क्या होगा, ये सारे प्रक्रियाओं को देखना पड़ेगा। उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट किया जाए, ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल पे आपको काम करना पड़ेगा।
यूं ही एक प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में घुस जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आप असफल हो जाएंगे। इसलिए ये कुछ बातें हैं, चूंकि अब समय भी हो गया है और काफी आवश्यकता ये रही है कि हम थोड़ा सा एक संज्ञान में आपके डाल सकें। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल चूंकि इनोवेशन डे है, तो इनोवेशन को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की आजकल चर्चाएं चल रही है। कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, और आजकल जोग्राफिकल इंडिकेटर्स की बातें हो रही हैं। जैसे अभी चर्चा हुई कि जैसे जोग्राफिकल इंडिकेटर्स में क्या है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई चीजें तो पहले लोकल से शुरू करनी पड़ेंगी। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही बनारस के डॉक्टर रजनीकांत जी है, जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। अभी हमें हाल ही में लोगों ने उनको आमंत्रित किया था अपने यहाँ पे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं बनारसी साड़ी, अब उसका एक नियम है, बनारसी साड़ी बनारस में ही बननी चाहिए। ये नहीं कि इसको बनाइए किसी और प्रदेश में और नाम दे दीजिए बनारसी साड़ी। तो यानी जिस जोग्राफिकल एरिया में वो बन रही है, अब मिर्जापुर भदोही में कारपेट बनता है तो फिर वहीं की कारपेट मानी जाएगी। बनारसी पान मतलब जो पान बनारस में हम बना रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनका जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बनारसी लंगड़ा आम, ये सब मैं आपको इसको बताऊँ, ये जीआई इंडेक्स में सब आ चुके हैं। आप जाएंगे जीआई इंडेक्सिंग अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, ये इंडिकेटर्स के प्रोडक्ट्स। जहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग, ये मधुबनी की पेंटिंग है तो मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। आसाम चाय, दार्जिलिंग चाय, उत्तराखंड चाय, ये स्थान के नाम से जाने जाते हैं। ये वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। और जो इन तमाम चीजों के बाद बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने बताया कि इनोवेशन सेल भी इग्नू काम कर रहा है। और चूंकि मैं इग्नू का विद्यार्थी भी रहा हूँ और आपका काउंसलर भी हूँ, तो मेरा इग्नू के साथ एक अटैचमेंट है स्वाभाविक। मैं एक राय दूंगा, शायद इस पे काम भी हो रहा होगा। हर विश्वविद्यालय में एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, तो जो कि बीएचयू में भी इंक्यूबेशन सेंटर है, तो मैं यही आग्रह करूंगा कृपया ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ डॉक्टर साहब कोलैबोरेट करें, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर से हमारे जो स्टार्टअप विद्यार्थी हैं इनोवेशन वाले, उनको हेल्प मिल जाती है। क्योंकि इनके माध्यम से आपको तमाम इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्में हैं, उनसे आपका ताल्लुकात बढ़ जाता है, आपकी मेंटरिंग प्रॉपर होती है। और मैं स्वयं ऐसे किसी भी सेंटर के अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी कोई भी और यूनिवर्सिटी के लोग कहीं भी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो मैं हमेशा उनके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं अभी आईएम के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, किट भुवनेश्वर के साथ भी जुड़ा हूँ, तमाम जो बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और बीएचयू के साथ भी हम बहुत जल्दी आईटी के साथ हमें मदद करने जा रहे हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाती है, आईपीआर पे आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, मार्केटिंग की एक्सपर्टाइज मिल जाती है, नेटवर्किंग मिलती है, बहुत से लोग आपके साथ टच में आ जाते हैं वहाँ पे, और आपकी शेयर्ड ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे चर्चा किया। लेकिन अब अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करते हुए मैं एक संस्कृत के श्लोक का उदाहरण दूंगा कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे नहीं सुप्तस्य सुंघस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो काम मेहनत से करेंगे तभी जाके उसका परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि अगर सिंह भी सोया रहेगा तो हिरण अपने आप उसके मुंह में नहीं आता, मृग अपने आप मुंह में नहीं आता, उसको भी आखेट करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जनता के क्षेत्र में, नवमेश्वर के क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही 2 बजे, कभी 3 बजे। अब जरा कल्पना करिए कि गांव के किसान को जाड़े में अगर सिंचाई करनी है और रात को 3 बजे बिजली आ रही, 2 बजे बिजली आ रही, तो उस जहाँ हम लोग रजाई गद्दे में घुसे रहते हैं, वो गांव में जाता है, अपने खेतों में जाता है, क्योंकि गांव में बहुत से खेत दूर पे भी होते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे भी खेत होते हैं, और वो सिंचाई करता है। तो उसने ऐसे ही कहा कि अगर ये पंप भी रिमोट बेस्ड हो जाए, रिमोट कंट्रोल बेस्ड हो जाए, तो हमारा बड़ा काम आसान हो जाएगा। हम यहीं से शुरुआत उसको स्टार्ट कर लेंगे, यहीं से बंद कर लेंगे, क्योंकि अंदाजा तो होता है कितने देर में खेत भर जाएगा हमारा। तो लोग हंसने लगे। याद रखिए, जब भी आप एक इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे तो समाज हंसेगा आपके ऊपर, इसकी परवाह कभी मत कीजिएगा। आप देखिए, जितनी आइडिया को हम समझते हैं बेकार आइडिया, वो बहुत सक्सेसफुल आइडिया हो जाती है। अब आप OLX का सुने होंगे नाम। अब हम लोग क्या, वो क्या है, हमारा गार्बेज आपके घर पे, आपका गार्बेज हमारे घर पे, ही तो है कुल मिला जुला के। लेकिन ये चल रहा है, सक्सेसफुल मॉडल है, C2C मॉडल है। किर्लोस्कर वाले लोगों ने, आपने R&D वालों को बताया कि भाई एक किसान ऐसी चर्चा कर रहा था, क्या ये संभव है? उन्होंने रिमोट कंट्रोल बेस्ड मोबाइल पंप कंट्रोलर बनाया। अब गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको, और बड़ा अच्छा ऑपरेट करना शुरू कर दिया।
एक और कंपनी है टेक्समो, जो कि कोयम्बटूर की कंपनी है, वो एग्रीकल्चर पंप में बहुत ही एडवांस स्टेज पे काम कर रही है। आपको मालूम है रिमोट कंट्रोल जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है तो उसकी सीमा होती है, जैसे हमारे घरों में भी रिमोट कंट्रोल होती है, एक सीमा, वहीं तक वो ऑपरेट करेगा, उतनी दूरी के बाद ऑपरेट नहीं करता है। अब देखिए मैं यहाँ पे इनोवेशन इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब जीएसएम टेक्नोलॉजी तब तक आ चुकी थी, टेक्समो ने जीएसएम बेस्ड टेक्नोलॉजी पे एक मोबाइल ऑटो पंप कंट्रोलर बनाया, इसकी डिटेल्स आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इवन अमेरिका में भी अगर आपका पंप है और आप यहाँ से बैठ के, चूंकि अब आपको तो स्मार्टफोन से ऑपरेट करना, आप चाहे तो उसको बंद करिए, चाहे तो खोलिए। तो आइडिया किसकी थी? एक किसान जिसको हम साधारण किसान समझते हैं, उसके पास एक आइडिया थी, उस आइडिया को इतनी बड़ी कंपनियों ने इनकैश किया लेकर के। अब ये डिजाइन इनोवेशन प्रोसेस है। तो यहाँ तीन चीजें आ गई, ह्यूमन वैल्यूज की, जैसे मैंने कहा कि उसकी यूजिबिलिटी और डिजायरेबिलिटी, यानी उसकी इच्छा, उसकी समस्या को समझना, और टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी। वो जो टेक्नोलॉजी आई वो इसलिए आई क्योंकि अब जीएसएम टेक्नोलॉजी प्रिवेल कर रही है, ना होती तो ना ही ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती, ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं होता। और जब ये दो चीजें आ जाती हैं तो उसकी वायबिलिटी आती है, ताकि हम किसी भी तैयार कर सकें। तो ये जो डिजाइन पहला है जिसको कहा जाता है एम्पैथाइज करना। एम्पैथाइज का मतलब दूसरों की समस्या को अपनी समस्या को की तरह समझना। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग है हिंदी में, संवेदना। दूसरों की वेदना को स्वयं की वेदना समझना, यही है संवेदना। तो पहले तो आपके अंदर वो संवेदना होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि दूसरे की समस्या अगर मेरे सामने आ जाए तो मेरे साथ क्या दिक्कत होगी। और जब आप ये संवेदना से किसी समस्या को देखेंगे तो आप उसे डिफाइन करेंगे, उसे विश्लेषित करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मुद्दा आया, किसान ने बोला तो उसको रिजेक्ट नहीं किया, किर्लोस्कर वालों ने उसको समझने की कोशिश किया, सर कब और तक जब उसको चलेगा अभी? समझा तो वहां से आइडिएशन होता है, तीसरी स्टेज होती है आइडिएशन। अब आइडिया डेवलप हो कि हाँ हम इस तरह की एक रिमोट कंट्रोल बेस्ड पंप बना सकते हैं। प्लीज इन्फॉर्म और मी। फिर अगला स्टेज, चौथा स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोटाइप, यानी किसी चीज को छोटे स्तर पे बना करके और उसको मार्केट में टेस्ट करना कि उसकी क्या सिचुएशन आती है। पांचवा स्टेज है टेस्टिंग, अगर वो सही है तो ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया, नहीं है तो फिर से रीटेस्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो ये डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें आपको तमाम चीजों को लेकर के, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के समझना पड़ता है, इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करना पड़ता है, जहाँ और एक पीपल भी होगा, लोग भी होंगे, पॉलिसी भी होगी, कंपनी की भी पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होगी, एक प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से वो इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, नवोन्मेषण होगा, और उसके लिए एक एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट की जरूरत होगी। और फिर जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, कौन करेगा, उसके प्रोडक्ट क्या होगी, प्राइस क्या होगा, प्लेस क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगी, पीपल कौन से होंगे, उसका फिजिकल एविडेंस क्या होगा, ये सारे प्रक्रियाओं को देखना पड़ेगा। उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसका ऑपरेशन मैनेजमेंट किया जाए, ये सारी चीजें बिजनेस मॉडल पे आपको काम करना पड़ेगा। यूं ही एक प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में घुस जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आप असफल हो जाएंगे। इसलिए ये कुछ बातें हैं, चूंकि अब समय भी हो गया है और काफी आवश्यकता ये रही है कि हम थोड़ा सा एक संज्ञान में आपके डाल सकें। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल चूंकि इनोवेशन डे है तो इनोवेशन को प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की आजकल चर्चाएं चल रही है। कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, और आजकल जोग्राफिकल इंडिकेटर्स की बातें हो रही हैं। जैसे अभी चर्चा हुई कि जैसे जोग्राफिकल इंडिकेटर्स में क्या है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई चीजें तो पहले लोकल से शुरू करनी पड़ेंगी। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही बनारस के डॉक्टर रजनीकांत जी है, जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। अभी हमें हाल ही में लोगों ने उनको आमंत्रित किया था अपने यहाँ पे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं बनारसी साड़ी, अब उसका एक नियम है, बनारसी साड़ी बनारस में ही बननी चाहिए, ये नहीं कि इसको बनाइए किसी और प्रदेश में और नाम दे दीजिए बनारसी साड़ी। यानी जिस जोग्राफिकल एरिया में बन रही है, अब मिर्जापुर भदोही में कारपेट बनता है तो फिर वहीं की कारपेट मानी जाएगी। बनारसी पान मतलब जो पान बनारस में हम बना रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनका जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बनारसी लंगड़ा आम, ये सब मैं आपको बताऊँ, ये जीआई इंडेक्स में सब आ चुके हैं। आप जाएंगे जीआई इंडेक्सिंग अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, ये इंडिकेटर्स के प्रोडक्ट्स। जहाँ की जो मधुबनी पेंटिंग,
ये मधुबनी की पेंटिंग है तो मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। आसाम चाय, दार्जिलिंग चाय, उत्तराखंड चाय, ये स्थान के नाम से जाने जाते हैं। ये वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। और जो इन तमाम चीजों के बाद बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ने बताया कि इनोवेशन सेल भी इग्नू काम कर रहा है। और चूंकि मैं इग्नू का विद्यार्थी भी रहा हूँ और आपका काउंसलर भी हूँ, तो मेरा इग्नू के साथ एक अटैचमेंट है स्वाभाविक। मैं एक राय दूंगा, शायद इस पे काम भी हो रहा होगा। हर विश्वविद्यालय में एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, तो जो कि बीएचयू में भी इंक्यूबेशन सेंटर है, तो मैं यही आग्रह करूंगा कृपया ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ डॉक्टर साहब कोलैबोरेट करें, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर से हमारे जो स्टार्टअप विद्यार्थी हैं इनोवेशन वाले, उनको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इनके माध्यम से आपको तमाम इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्में हैं, उनसे आपका ताल्लुकात बढ़ जाता है, आपकी मेंटरिंग प्रॉपर होती है। और मैं स्वयं ऐसे किसी भी सेंटर के अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ भी कोई भी और यूनिवर्सिटी के लोग कहीं भी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो मैं हमेशा उनके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं अभी आईएम के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, किट भुवनेश्वर के साथ भी जुड़ा हूँ, तमाम जो बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और बीएचयू के साथ भी हम बहुत जल्दी आईटी के साथ हमें मदद करने जा रहे हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंस मिल जाती है, आईपीआर पे आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, मार्केटिंग की एक्सपर्टाइज मिल जाती है, नेटवर्किंग मिलती है, बहुत से लोग आपके साथ टच में आ जाते हैं वहाँ पे, और आपकी शेयर्ड ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे चर्चा किया। लेकिन अब अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करते हुए मैं एक संस्कृत के श्लोक का उदाहरण दूंगा कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थे नहीं सुप्तस्य संघस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो काम मेहनत से करेंगे तभी जाके उसका परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि अगर सिंह भी सोया रहेगा तो हिरण अपने आप उसके मुंह में नहीं आता, मृग अपने आप मुंह में नहीं आता, उसको भी आखेट करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप उद्यमता के क्षेत्र में, नवोन्मेषण के क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग अपने को अनम्यूट मत कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कब अनम्यूट। हेलो हेलो, अभी 1 मिनट सर स्टडी सेंटर्स का कोई ग्रुप नहीं है क्या, जैसे इन्फॉर्मेशन कोई मिलता नहीं है, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म था? फाइनल दे दो और बात करेंगे। अभी हम मीटिंग खत्म हो जाने दो, इसके बाद हम आप सबसे बात करेंगे। आप सब रुके रहिएगा मीटिंग के बाद। अभी हमारे प्रोफेसर साहब को आपके लिए हमने लेक्चर के लिए बुलाया है, और प्रोफेसर साहब ने इनोवेशन पे एक बेहतरीन आइडियाज दिए, आपको इंस्पायर करने की कोशिश की कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनोवेशन के बारे में किस तरह से सोचें, कैसे आप अपने नई चीजों के बारे में एक दृष्टि दिया। और प्रोफेसर साहब का इस लेक्चर मैं आदरणीय युवन त्रिपाठी सर को, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सर ये मीटिंग कब तक चलेगी? अभी मैं बताता हूँ, 10 मिनट के बाद मैं बात करता हूँ आपसे। तो मैं डॉक्टर युवन त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूँ कि कृपया वो हमें संबोधित करें। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। और पहले तो प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत ही इंटैंगलिंग लेक्चर के लिए, कि उनके इस लेक्चर से काफ़ी नई बातें हमारे विद्यार्थियों को पता चली। बहुत सहज भाषा में उन्होंने आसपास की उदाहरण देते हुए, जिनसे हम सभी परिचित हैं, उन उदाहरणों को लेते हुए उन्होंने इनोवेशन और स्टार्टअप का महत्व समझाया। इनोवेशन को कैसे शुरू करना है, उसको कैसे उसका प्रबंधन करना है, उसको मैनेज कैसे करना है कि वो सस्टेन कर सके आपका इनोवेशन, और कैसे वो फल फूल सके, कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट हो सके। इसको बहुत ही सहज भाषा में, हमारे विद्यार्थी नए हैं, बहुत कम, ज़्यादातर ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, तो उनको भी ये बात अच्छे से समझ में आई। रिएक्शन से मैं देख रहा था विद्यार्थियों के कि वो काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के सुन रहे थे बातों को। और जैसा आपने इंक्यूबेशन सेंटर की बात की, तो जी हाँ, इग्नू हेडक्वार्टर्स में इनोवेशन का एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है। डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन हमारा एक
पूरा डिवीजन ही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये डिवीजन 2005 में व्हेन एवरीबॉडी वाज नॉट नोइंग अबाउट इनोवेशन, सबको किसी के इसके बारे में पता भी नहीं था कि इनोवेशन जैसा होता क्या है, तब इग्नू ने NCID नाम से, नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, एक डिवीजन ही पूरा एस्टेब्लिश किया था। और डॉक्टर OP शर्मा जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं NCID के, और सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन और ये कोलैबोरेटिव वर्क में काम करते हैं। हमारी एक इनोवेटिव नाम से एक मंथली मैगजीन प्रकाशित होती है, एक मंथली मैगजीन, डिजिटल मैगजीन प्रकाशित होती है, जिसमें हमारे विद्यार्थियों सेंटर्स के द्वारा इनोवेशन के फील्ड में किए गए काम को वो लोग प्रकाशित कर रहे हैं। आज की हमारी मीटिंग आउटकम्स भी, इस मीटिंग के मिनट्स भी उस पर प्रकाशित होंगे, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो वो NCID जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर की तरह भी काम करता है, विद्यार्थियों को प्रमोट करता है, उनको नॉरिश करता है, और उनको आगे स्टार्टअप में डेवलप करने के लिए हर साल एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है और डिफरेंट इनोवेशंस को अवार्ड भी दिए जाते हैं। इग्नू फाउंडेशन डे 19 नवंबर को हम जो टॉप के 3 इनोवेशंस हैं उनको इग्नू द्वारा अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके की विभिन्न गतिविधियां, क्योंकि इग्नू विश्वविद्यालय जो है वो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, तकरीबन हमारे यहाँ से 37 लाख स्टूडेंट्स डिफरेंट डिग्रीज और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स प्राप्त करके पास आउट हो चुके हैं। मतलब हमारा 37 लाख का एक अलुमनाई ग्रुप है, और आज की डेट में भी हमारे पास 34-35 लाख स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो एक टोटल हमारे VC साहब बोलते हैं कि 72 से 75 लाख लोगों का एक बड़ा परिवार है इग्नू। तो जो भी दूसरे विश्वविद्यालय सोचते हैं वो इग्नू ऑलरेडी करना शुरू कर देता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमेशा एक फ्रंट रनर रहा इग्नू ICT में। तो इस तरीके के कार्य प्रणाली होती रहती है। हाँ, हमें खुशी होगी कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे बच्चों के मेंटोर के रूप में, हमारे एडवाइज़र के रूप में। तो हम आपको इस तरीके के कार्यक्रम में फ्यूचर में भी बुलाते रहेंगे। और बच्चों को जो ये धैर्य से सुन रहे हैं हमको, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बस आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इग्नू के, हमारा इग्नू वेबसाइट है, इग्नू की रीजनल सेंटर की भी वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब है, जिसको आप फॉलो करें। हम उस पर डिफरेंट, जैसे अभी 10 अक्टूबर पिछली डेट बीती थी कि इनोवेशन का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सबसे एंट्रीज मांगी गई थी। तो जिनके भी आइडियाज थे उन्होंने भेजे, तो वो हमने अपने ट्विटर और वेबसाइट और फेसबुक पे शेयर भी किया था। तो आप उनके जरिए इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकते हैं। डोंट ऑलवेज वेट फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप। एक्चुअली सबसे आसान चीज व्हाट्सएप ग्रुप खोजते रहते हैं आप लोग। हमारे यहाँ इग्नू में 250 प्रोग्राम है, ठीक है ना, जिसमें तकरीबन 200 के आसपास तो सिर्फ वाराणसी रीजनल सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं। अब 200 प्रोग्राम के हम 200 व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते ना, हु विल मैनेज दैट। हाँ, तो वो आपके स्टडी सेंटर पे आपके काउंसलर्स अगर आपकी क्लासेस लेते हैं तो उनका वो अपना ग्रुप बनाते हैं। आप अपने स्टडी सेंटर पे विजिट करें। और इंडक्शन मीटिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कराएंगे। अभी एडमिशन डेट खत्म नहीं हुई, फिर भी हमने विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके लिए इंडक्शन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कराना हमने शुरू कर दिया है। 2 स्टडी सेंटर पे, 3 स्टडी सेंटर पे इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज हो चुकी है बीएड के विद्यार्थियों के लिए। कल ही माइक्रोटेक में BCA MCA के विद्यार्थियों के लिए, बाकी विद्यार्थियों के। और पिछले इतवार को 4056 यानी जो हमारा सोशल साइंस BHU में सेंटर है, वहाँ इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी वहाँ के विद्यार्थियों के लिए। आने वाले समय में डॉक्टर पांडे हैं हमारे सहयोगी, ये ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम आपसे बात करेंगे। आपकी पर्सनल समस्याएं इग्नू से जुड़ी एक समस्याओं हम सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। आज मेरा अनुरोध है कि पहले डॉक्टर पांडे थैंक्स दें। आज की इस मीटिंग से रिलेटेड
प्रोफेसर राजकुमार सिंह से जो भी उन्होंने कहा, अगर आप कुछ नया जानना चाहते हो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनल है इनोवेशन और मैनेजमेंट के, तो आप उनसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो अपना हैंड रेज कर लें, 2-3 लोग जो हम सवाल पूछ सकते हो आपके। उसके बाद अगर आपको और कुछ समय रहा तो हम आपसे और सवाल भी ले लेंगे, 2-3 सवाल, क्योंकि हैंड रेज तो तकरीबन 50 के आसपास हैं, तो उतने सवाल लेना तो अभी आज संभव नहीं है। लेकिन फिर अगर कोई आज की इस मीटिंग से रिलेटेड कोई विद्यार्थी कोई सवाल पूछना चाहता हो तो